नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गायत्री प्रसाद। आज हम आपके बीएससी थर्ड ईयर का एक टॉपिक विषम चक्रीय यौगिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के बारे में अध्ययन करेंगे। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड वे साइक्लिक कंपाउंड होते हैं जिनमें कार्बन एटम के अलावा एक या अधिक हेट्रो एटम उपस्थित होता है। सामान्यतः हेट्रो एटम ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या गंधक हो सकते हैं। ऐसे हेट्रो यौगिक जिनमें विषम परमाणु फास्फोरस, टिन, बोरॉन, सिलिकॉन आदि होते हैं, ऐसे नहीं मिलते हैं। ये पिछले कुछ वर्षों से इसका अध्ययन चल रहा है इस तरीके के कि ये कहाँ पाए जाते हैं। सामान्यतः हम 5 मेंबर और 6 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक एटम के बारे में यहाँ पर स्टडी करेंगे, जैसे पायरोल, फ्यूरेन, थायोफिन, पिरिडीन एट्सेट्रा। इनका क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर की बात करें तो इनके जो हेट्रोसाइक्लिक यौगिक होते हैं, इनका वर्गीकरण उनकी रिंग में उपस्थित परमाणु या एटम के नंबर के आधार पर किया जाता है। मुख्य रूप से विषम परमाणुओं की संख्या और उनके लक्षण के अनुसार उनको वर्ग में बांटा गया है। आईयूपीएसी की रूल्स के अकॉर्डिंग विषम चक्रीय यौगिकों को 3 भागों में बांटा गया। पहला स्टेम, जिसे मुख्यांश कहते हैं, जो वलय के साइज को बताता है। दूसरा पार्ट इसका पूर्व लग्न या प्रीफिक्स, जो विषम परमाणु को दर्शाता है, नाइट्रोजन है या ऑक्सीजन है या सल्फर है। तीसरा पार्ट होता है सफिक्स, जो इसकी अनसेचुरेशन या असंतृप्तता को बताता है। यहाँ पर विषम चक्रीय यौगिक के नामकरण के मुख्यांश, अनुलग्न या पूर्व लग्न का एक टेबल बनाया गया है। जैसे वलय का आकार यानी परमाणुओं की संख्या 3 है तो उसका मुख्यांश, इसका स्टेम इर कहलाएगा, IR। और उसमें भी अगर नाइट्रोजन है या नाइट्रोजन नहीं है, नाइट्रोजन युक्त वलय है और नाइट्रोजन रहित वलय है, अगर वो संतृप्त है या असंतृप्त है, उसी आधार पर, जैसे हम पहला पार्ट देखें, 3 मेंबर साइक्लिक है, उसका मुख्यांश को इर कहलाएगा। अगर अनसेचुरेटेड है तो इरीन कहलाएगा और सेचुरेटेड है तो इरिडीन कहलाएगा। किसमें? नाइट्रोजन युक्त वाले में। नाइट्रोजन रहित है तब असंतृप्त वाले को हम इरीन कहते हैं और संतृप्त वाले को इरेन कहेंगे, ANE। इसके इंग्लिश वाला जो टर्म है उसको देखना। अगर 4 मेंबर है तो उसे इट कहेंगे मुख्यांश को। नाइट्रोजन युक्त वलय है तो ईट असंतृप्त में, और संतृप्त है तो इटिडीन। नाइट्रोजन रहित है तो ईट असंतृप्त के लिए और संतृप्त के लिए ईटेन। इसी तरीके से 5, 6, 7 और 8 मेंबर्स का भी हम नोमेनक्लेचर में क्या पूर्व लग्न या क्या रहेगा वो देख सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल अगर बात करें अब अपन पूर्व लग्न में विषम है एटम, जैसे नाइट्रोजन है तो एज लगेगा, ऑक्सीजन है तो ऑक्स, और सल्फर है तो थाया लगेगा। विषम चक्रीय वलय के क्रमांकन में विषय परमाणु हेट्रो एटम है, अगर हम नोमेनक्लेचर में अपन नंबरिंग करें तो जो और एटम है, विषम परमाणु है, उसको मिनिमम यानी उसको 1 नंबर से हम अंकित करेंगे। यहाँ पर एग्जांपल में जैसे पायरोल है, पायरोल में NH से जो नाइट्रोजन है उसको 1 नंबर देंगे, और फिर वही IUPAC के रूल के अकॉर्डिंग डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को मिनिमम नंबर मिलना चाहिए। अगर इसमें सब्स्टिट्यूशन है तो उसको भी मिनिमम नंबर मिलना चाहिए, और उस तरीके से हम नोमेनक्लेचर की नंबरिंग करेंगे। पायरोल का जैसे इसमें एजोल भी कॉमन नेम बोलते हैं। नेक्स्ट फ्यूरेन, जिसे ऑक्सोल भी कहते हैं। थायोफिन, जिसे थायोल भी कहते हैं। नेक्स्ट है पिरिडीन, जिसे एजीन भी कहते हैं। अब हम एक एक करके इनका आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग अध्ययन करेंगे। जैसे पहला हम ले रहे हैं पायरोल। 5 मेंबर रिंग है, इसमें हेट्रो एटम नाइट्रोजन है, डबल बॉन्ड 2 है यानी असंतृप्त है, इसका नाम पायरोल कॉमन नेम हो गया। इसका C4H5N मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया। एजासाइक्लोपेंटा 2,4-डाइईन, इस टेबल के अकॉर्डिंग इसका नाम हो जाएगा IUPAC नेम। ये 5 मेंबर्स रिंग के जो जितने भी कंपाउंड, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट पायरोल है, क्योंकि ये प्राकृतिक उत्पादों जैसे क्लोरोफिल, हेमिन जो होता है हीमोग्लोबिन बनाता है, उसमें एल्केलाइड्स उनका एक पार्ट है, उन सब में ये उपस्थित रहता है, विटामिन B12 आदि में। पायरोल को कैसे आइसोलेट करते हैं? कोरताल या बेन ऑयल्स में मिलता है। बेन ऑयल से निष्कर्षण की प्रक्रिया अलग अलग है, उसे एसिड बेस के साथ रिएक्शन करवा के इनको अलग करके, इनका एसिड बेस का ट्रीटमेंट करके, इसको प्रभाजी आसवन के द्वारा पायरोल को इसका पोटेशियम सॉल्ट बनाया जाता है। उसके बाद इनको अलग अलग विधियों से इनका फॉर्मेशन किया जाता है। जैसे यहाँ पे एक पहली विधि है
जिसमें एसिटिलीन और अमोनिया के मिश्रण को रक्त तृप्त नली में प्रवाहित करने पर पायरोल बनता है। एसिटिलीन CH111CH के 2 मॉलिक्यूल लिए, उसको अमोनिया के साथ हीट किया रक्त तृप्त नली में, तो ये जो रिंग फॉर्मेशन हो गया पूरा और पायरोल बन गया और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल H2 बाहर निकल गया गैस के फॉर्म में। दूसरा, व्यापारिक मात्रा में इसको बनाने के लिए पायरोल को फ्यूरेन अमोनिया की Al2O3 के साथ कैटलिस्ट की प्रेजेंस में वही 480 से 490 हीटिंग पर गर्म किया जाता है, तो आपको पायरोल कंपाउंड मिल जाता है, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है। इसी तरीके से फ्यूरेन को जब H2NR और Al2O3 की कैटलिस्ट की प्रेजेंस में करते हैं तो भी एन अल्काइल पिरोल, नाइट्रोजन पर H की जगह R आने से ये सब्स्टिट्यूटेड पायरोल हमें मिलता है। अमोनियम म्यूसेट एवं ग्लिसरॉल के साथ 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका आसवन किया जाता है तो भी पायरोल प्राप्त होता है। अमोनियम म्यूसेट पहले म्यूजिक एसिड में एवं अमोनिया में विघटित होता है। म्यूजिक एसिड एक पार्ट ऑफ रिएक्शंस है इसका। फिर म्यूजिक एसिड का निर्जलीकरण वी कार्बोक्सिलीकरण होता है और अमोनिया से अभिक्रिया करने पर साइक्लिक पेरोल हमें मिल जाता है। ये उसकी रिएक्शन बता रखी है। प्रतिस्थापी पायरोल की संश्लेषण विधियाँ। अगर आपको सब्स्टिट्यूटेड पायरोल बनाना है तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट, और आपको मैं ये बता दूं, पॉल नॉर संश्लेषण। ये आपका पॉल नॉर सिंथेसिस, ये आपके एग्ज़ाम में एवरी ईयर, हर साल, ऐसा नहीं है कि रिपीट नहीं होता, हर साल पूछा जाता है किसी न किसी तरीके से। इस विधि में 1,4 डाइकार्बोनिल यौगिक का अमोनिया या प्राथमिक एमिन के साथ संघनन होता है, जिसमें द्विप्रतिस्थापित 2 और 5 पायरोल प्राप्त होते हैं। देखो यहाँ पर ये डाइकार्बोक्सिलिक कंपाउंड R, C11O CH2CH2C11OR, ये आपका कार्बोनिल कंपाउंड है जिसमें 2 कार्बोनिल C11O है, उसका अमोनिया से रिएक्शन कराया। अमोनिया के लोन पेयर ने C11O के ऑक्सीजन के जो बॉन्ड को मूवमेंट किया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पे, तो कार्बन पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आया, उस पार्शियली पॉजिटिव चार्ज पर अमोनिया के लोन पेयर ने अटैक किया और एक कॉम्प्लेक्स बनाया। इस तरीके से वाटर मॉलिक्यूल निकला और वाटर मॉलिक्यूल ऐड हुआ और एक R सब्स्टिट्यूटेड कार्बन के पास, कार्बन पे हम देखें नाइट्रोजन के नंबर 1 है, 2 नंबर पर R है, 3, 4 और 5 नंबर पर R है, तो 2, 5 सब्स्टिट्यूटेड आपको पायरोल मिलेगा। जब इसके 2 OH यहाँ से रिमूव होंगे और एक डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, जब 1,4 डाइकार्बोनिल यौगिक के स्थान पर सक्सिनेल्डिहाइड R और R' अलग अलग हम यूज करते हैं तो पायरोल बनेगा। एक नॉर संश्लेषण, इसमें अल्फा अमीनो कीटोन या अल्फा अमीनो बीटा कीटोनी एस्टर का संगठन करके किसी कीटोन या कीटोनी एस्टर जैसे एसिटिक एस्टर, जिसमें सक्रिय मिथिलीन ग्रुप CH2 ग्रुप होता है, के साथ कराने पर भी पायरोल के डेरिवेटिव बनते हैं। अल्फा अमीनो अल्फा बीटो कीटो एस्टर को एसिटिक एस्टर या नाइट्रस एसिड की अभिक्रिया से प्राप्त कर अपचयन रिडक्शन करके भी बनाया जाता है। फॉर एग्जांपल, ये आपका नाइट्रिक एसिड OHN=O और ये आपका एसिटिक एस्टर, इसके अंदर CH2 जिसमें H को अलग से बॉन्ड करके बताया, ये सक्रिय होता है, ये रिएक्टिव होता है, यहाँ का H निकलता है और 5 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसकी रिएक्शन होती है। वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलकर नाइट्रोसो एसिटिक एस्टर बनेगा, जिसका हम जिंक और एसिटिक एसिड के साथ रिडक्शन करवाकर अमीनो डेरिवेटिव बना रहे हैं। और ये अमीनो डेरिवेटिव अल्फा अमीनो बीटा कीटो एस्टर और अमीनो एसिटिक एस्टर के साथ रिएक्शन करके इसका वापस एसिटिक एसिड के साथ रिडक्शन करवा के हमें 2,4 कार्बोइथॉक्सी 3,5 डाईमिथाइल पायरोल का एक डेरिवेटिव हमें मिलता है और वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है। तीसरा है हेज संश्लेषण। एक अल्फा कार्बोनिल यौगिक एवं बीटा कीटो एस्टर की अमोनिया या प्राथमिक अमीन की उपस्थिति में अभिक्रिया कराने से प्राप्त होता है। मैं आपको वापस बता दूं, पॉल नॉर संश्लेषण और हेज संश्लेषण, ये तीनों पूरे इस संश्लेषण की अभिक्रिया में ये तीनों ही इम्पॉर्टेंट है। ये हेज संश्लेषण इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इसमें मोनोक्लोरो एसीटोन अमोनिया के साथ रिएक्शन हो रही है
इनोल फॉर्म में इसको ले लिया हमने, इनोल फॉर्म, एसीटो एसिटिक एस्टर का इनोल फॉर्म, मोनोक्लोरो एसीटोन और अमोनिया, इन तीनों की रिएक्शन हुई और आपको 3 कार्ब इथॉक्सी 2,5 डाई मिथाइल पेरोल आपको मिलता है, जिसका हम जल अपघटन और हीटिंग करने पर 2,5 डाई मिथाइल पायरोल एक डेरिवेटिव पायरोल का हमें मिलता है। अब हम बात करते हैं पायरोल के कैरेक्टर्स की, इनमें क्या क्या गुण हैं, उसका नेक्स्ट चैप्टर में हम चर्चा करेंगे। थैंक यू।